हेलो एवरीबॉडी सो वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस ये जो इस वीडियो में हम अनवांटेड वाइफ ऑफ माफिया किंग के फर्स्ट चैप्टर दैट इज शोभा का अनोखी को आगाह करने वाले हैं। बट उससे पहले गाइस मैं आप लोगों को ये ज़रूर कह देना चाहती हूँ कि मेरी हिंदी जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर है, तो प्लीज़ इसमें थोड़ा सा मतलब आप माइंड मत कीजिएगा। थोड़ी सी कमज़ोर होने की वजह से मेरे कुछ वर्ड्स मैं या तो गलत बोल देते हैं, कुछ वर्ड तो समझने मुझे 1-2 मिनट लगते हैं। हम शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 4 अनवांटेड वाइफ ऑफ माफिया किंग, शोभा का अनोखी को आगाह करना। अनोखी जैसे तैसे कर मैंशन पहुंची। श्रव्य रस्मों के जरिए उसे टॉर्चर करने लगा, लेकिन जब अनोखी ने लाल रंग से भरी थाली में पैर रखा तो उसकी चीख निकल गई और ज़मीन पर धड़ाम से गिर गई। शोभा ने गौर से अनोखी के तलवों को देखा तो हैरान रह गई। अनोखी के पैरों में छोटे छोटे कांच के टुकड़े थे। उसने रोहित से चिल्लाते हुए कहा, रोहित, डॉक्टर को बुलाओ अभी। बाकी सब ने भी अब तक अनोखी के पैरों में धंसे कांच के टुकड़ों को देख लिया था। वो कभी शब्य को देखते जो ज़मीन पर गिरी अनोखी को देख रहा था, तो कभी अनोखी को। अनोखी का चेहरा घूंघट से ढके हुआ था, इसलिए कोई उसके चेहरे को देख नहीं पा रहा था। पर अगर इस वक्त कोई भी उसकी दर्द भरी आंखों को देखता तो उस पर तरस खाए बिना रह नहीं पाता। रोहित ने डॉक्टर को बुलाने बुलाने का बोला। शोभा नाराज़गी से शव्य को देखने लगी। उसे शव्य पर गुस्सा आ रहा था कि एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो जानती है कि शव्य एक माफिया है, पर उसने कभी शोभा के सामने किसी भी लड़की के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था। श्रीधर ने शव्य से कहा, शव्य, ये क्या किया तुमने? शव्य ने एक नज़र अपने दादाजी को देखा, फिर शोभा को जो नाराज़गी से उसे देख रही थी। फिर उसने न्यूज़पेपर को टेबल पर रखा और खड़े होते हुए बोला, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो मॉम और दादाजी? मैंने गलत क्या किया है? अब जब मेरी बीवी का नाम अनोखी है तो शादी की रस्में भी अनोखी होगी और इसकी आने वाली ज़िंदगी भी। तभी वहाँ पर 26 साल की एक लड़की आई। उसने वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक हील्स पहन रखी थी। उसके हाथ में डॉक्टर का कोट, जिससे देख साफ पता चल रहा था कि वो डॉक्टर है। ये है डॉक्टर शनाया दत्त। कंधे से नीचे आते उसके बाल जैसे एक खूबसूरत हेयर कट दिया हुआ था और ब्लू रंग से हाईलाइट किया था। लंबा चेहरा, तीखी नाक, पतले होंठ और 5 फुट 5 इंच हाइट। हर चीज़ में एकदम परफेक्ट। अगर शनाया डॉक्टर नहीं होती तो हीरोइन आराम से बन जाती। शनाया को देख रोहित ने हैरानी से अपने हाथ में पकड़े फ़ोन को देखा, जो जस्ट अभी शनाया को फ़ोन करने ही वाला था। उसने अपने मन में कहा, ये डॉक्टर है जीन, जो याद करते ही प्रकट हो गई। शोभा आंटी, सब ठीक तो है ना? सर ने मुझे बहुत जल्दी में बुलाया, कहते हुए शनाया मैंशन के अंदर आ गई। उसे देख सुरेखा उससे बोली, हीरे की कसम शनाया, कमाल की डॉक्टर हो तुम। यहाँ पेशेंट का खून निकला ही कि नहीं तुम प्रकट हो गई। लगता है मरीज की दर्द भरी आवाज़ दूर से ही सुनाई दे जाती है तुम्हें। सुरेखा, कुछ देर के लिए तुम चुप रहोगी? अजय ने सुरेखा को डांट कर चुप करवाया और फिर शनाया से बोला, शनाया, इसकी बात का ध्यान मत दो, तुम इसे चेक करो। अजय का इशारा अनोखी की तरफ पाकर शनाया ने पहले तो गौर से अनोखी को देखा और फिर शब्य को। उसके लिए हैरान करने वाली बात ये थी कि शब्य ने उसे अपनी फैमिली मेम्बर के अलावा किसी और को चेक करने के लिए इतनी जल्दी में बुलाया था। पर उसने उसे कुछ पूछा नहीं और अनोखी के पास आ गई, क्योंकि उसे पता था भले ही वो कितनी भी अच्छी डॉक्टर क्यों ना हो, लेकिन गुस्सा आने पर यह माफिया किंग बिना डॉक्टर के सर्टिफिकेट के उसका पोस्टमार्टम कर देगा। शनाया जैसे ही अनोखी का घूंघट हटाने वाली थी, शव्य ने उसे रोकते हुए अपने गुस्से भरी आवाज़ में बोला, उसके मुंह को चेक करने के लिए नहीं बुलाया है मैंने तुम्हें, उसके पैरों को चेक करो। और हाँ, आगे से तुम्हें कई बार इसका इलाज करने
यहाँ आना होगा, तो जल्दी और सही से काम करना सीख लो। कहते हुए वो अनोखी के पास आया। शनाया जो अनोखी के पास ही थी, जब उसने शब्य को पास आते हुए देखा तो अनोखी से थोड़ा दूर खड़ी हो गई। शब्य ने अपने एक हाथ से अनोखी के जबड़े को पकड़ा और उसके चेहरे को ऊपर किया। घूंघट की वजह से अनोखी की के सिर्फ होंठ नजर आ रहे थे, जो इस वक्त डर और ठंड से थर थर काँप रहे थे। शब्य ने 2 पल उसके कांपते होठों को देखा और फिर अपनी नफरत भरी नज़रों से उसे देखकर एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें मुझसे शादी करने का? सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेस अनोखी शब्य शेरगिल, योर ड्रीम कम ट्रू। नाउ वेलकम टू द हाउस। तुमने मुझसे शादी तो कर ली, पर हर दिन अफसोस करूंगी कि शादी की तो क्यों की। एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरे दिए हर एक दर्द को सहने के लिए तुम्हें ज़िंदा रहना है और ठीक रहना है, तो तुम्हारा इलाज भी मैं ही करूँगा। इतना बोल उसने अनोखी के चेहरे को एक तरफ झटका दिया, जिससे अनोखी सोफे पर जा गिरी। वही घर के सभी लोग शव्य के ऐसे बर्ताव से परेशान हो गए। शनाया को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो तो पहले ही शौक में चली गई थी जब उसने ये सुना कि शब्य ने शादी कर ली और सामने बैठी लड़की उसकी बीवी है। शब्य अपनी बात बोल सीधे अपने कमरे में चला गया। शब्य का कमरा 2nd फ्लोर पर था। उसके फ्लोर पर जाने की अनुमति किसी की भी नहीं थी। 2nd फ्लोर पर सिर्फ 2 ही कमरे थे, एक स्टडी रूम और एक छोटा सा ऑफिस जो शब्य के घर में काम करने के लिए बनाया था। 1st फ्लोर पर कई कमरे थे और साथ ही साथ एक जिम। रोहित और रिया का कमरा साथ गेस्ट रूम भी 1st फ्लोर पर था और दादाजी, शोभा और अमन और सुरेखा का कमरा नीचे था। बाहर ग्राउंड 2 हिस्सों में बंटा था। एक हिस्से में कई तरह के फूल थे, जिनमें लगभग दुनिया भर के फूल शामिल थे, क्योंकि शोभा को गार्डनिंग का बहुत शौक था और उसे फूल बहुत पसंद थे। वहीं दूसरी ओर गार्डन के एक किनारे पर एक बड़ा सा पुल था। गार्डन की बैक साइड पर बास्केटबॉल और टेनिस कोर्ट था और उसी से लगकर एक रास्ता नीचे जा रहा था। वो था अंडरग्राउंड पार्किंग। शव्य के जाने के बाद हाल में एकदम सन्नाटा हो गया। सबकी नज़रें खामोशी से बस अनोखी को देख रही थी, जो घूंघट के नीचे धीरे धीरे सिसकियां ले रही थी। तभी उन सिसकियों के बीच सुरेखा की तीखी आवाज़ आई। सुरेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना दीदी, शब्य या तो इस लड़की के साथ बहुत अच्छा हो रहा है या इस लड़की के साथ बहुत बुरा करने वाला है। और जिस तरह से शब्य ने अभी इसके साथ बर्ताव किया और उसके कहे एक शब्द सुन, इतना तो पक्का हो गया कि इसकी आने वाली ज़िंदगी नरक बन ही गई है। अब शब्य या तो खौलते तेल में इसका पकौड़ा बनेगा या फिर टुकड़े टुकड़े कर कोयलों पर इसका बारबेक्यू। सुरेखा ने ऐसा कहने पर श्रीधर गुस्से से उसे देखने लगे तो सुरेखा ने अपनी नज़रें झुका ली और चुप हो गई। फिर श्रीधर ने शोभा से कहा, बहू इसे गेस्ट रूम में ले जाओ। इतना बोल वो वहाँ से चले गए, उनके साथ ही अजय और सुरेखा भी। शोभा रोहित और शनाया की मदद से अनोखी को गेस्ट रूम में ले गई और उसने रिया से अनोखी के लिए कपड़े लाने के लिए कहा। अनोखी को बेड पर बैठाने के बाद शनाया ने उसके पैरों को चेक किया। उसके पैरों की हालत देख शनाया को उसे पर तरस आ गया। उसे यह तो नहीं पता था कि अनोखी के पैरों की हालत ऐसी क्यों हुई है, पर शब्य का अनोखी के लिए बर्ताव और बातें सुन के यकीन ज़रूर हो गया था कि अनोखी की इस हालत की जिम्मेदार
ज़रूर श्रव्य ही है। इसीलिए उसे श्रव्य पर थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, पर वो अपने गुस्से को किनारे रख अपने काम में लग गई। उसने अनोखे के पैरों के घाव को अच्छे से साफ किया और उस पर मलहम लगाकर पट्टी कर दी। शनाया के पीछे खड़ी शोभा गौर से बस अनोखी को ही देख रही थी। रोहित अनोखी के कमरे में छोड़ वहाँ से चला गया था। शनाया उसके पैर पर मरहम पट्टी कर उठ गई और शोभा से बोली, आंटी, इसके पैरों की हालत तो अभी ठीक नहीं है। इसे रेस्ट की बहुत ज़रूरत है और शायद इसे वीकनेस भी है, तो इसके खाने पीने का ध्यान रखना होगा। ओके बेटा, मैं रखूँगी, और शुक्रिया आने के लिए। कोई बात नहीं आंटी, यह तो मेरा काम है, शनाया ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर थोड़ी देर हिचकिचाते हुए शोभा से बोली, आंटी, अगर आपको बुरा ना लगे तो कुछ पूछ आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि शब्बे ने जो बाहर कहा था वह सच है या नहीं। शोभा ने शनाया के मन के सवाल को टटोलते हुए कहा तो शनाया ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला दिया, जैसे यही पूछना हो उसे। शोभा अनोखी को देखते हुए बोली, हाँ, ये सच है। शब्बे और अनोखी की शादी आज ही हुई है। अभी के लिए बस इतना जान लो, आगे मुझे भी नहीं पता। इसके बाद शनाया ने कुछ नहीं पूछा और मुस्कुराकर बोली, ठीक है आंटी, तो फिर मैं चलती हूँ। रुको, मैं रोहित को कह देती हूँ, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। शोभा ने कहा तो शनाया उन्हें मना करते हुए बोली, अरे नहीं आंटी, उसकी ज़रूरत नहीं है। सर ने मुझे लाने के लिए भी कार भेजा था और मुझे वापस छोड़ने के लिए भी कार का अरेंजमेंट कर दिया है, इसलिए मैं चली जाऊँगी, आप टेंशन मत लो। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। फिर शनाया वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद रिया कमरे में हाथों में एक चूड़ी सलवार सूट लिए दाखिल हुई और शोभा को देखते हुए बोली, मॉम, मुझे यही कपड़े मिले तो जो इसे फिट आएंगे, इसलिए मैं ले आई। क्यों, ये ठीक रहेंगे? हाँ, ठीक रहेंगे, और तुम भी अब जाकर सो जाओ। शोभा ने रिया के हाथ से कपड़े लेते हुए कहा तो रिया एक नज़र अनोखी को देख वहाँ से चली गई। शोभा कपड़ों को बेड पर रख अनोखी के पास खड़े होकर बोली, मुझे नहीं पता कि तुमने इस शादी के लिए हाँ क्यों की, पर इतना ज़रूर याद रखना कि तुम्हारे परिवार के साथ या हमारे परिवार के साथ या मेरे बेटे के साथ कुछ भी बुरा करने की सोचना भी नहीं, वरना मेरा बेटा इससे भी बहुत बुरा कर सकता है। इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करना कि वो तुम्हारे साथ बुरा करने पर मजबूर हो जाए। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी, यह शादी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई है, इसीलिए उसे तुम्हें अपनाने में कितना वक्त लगेगा ये तो सिर्फ वही जानता है। लेकिन तुम्हारी एक छोटी सी गलती उसे गुस्सा और नफ़रत करने के लिए ज़रा सा भी वक्त नहीं लेगी। तो जो भी करना सोच समझ कर करना, और हो सके तो उससे गुस्सा मत दिलाना। अब चलो, मैं तुम्हें वॉशरूम जाने तक मदद करती हूँ। तुम फ्रेश होकर ये कपड़े चेंज कर लो, और एक बात और, सेकंड फ्लोर पर मत जाना। अपनी बात ख़त्म कर शोभा ने अनोखी को सहारा देकर खड़ा किया और उसे वॉशरूम तक ले गई। उसके बाद उसने उसे कपड़े भी दिए। कुछ देर बाद अनोखी वॉशरूम से शोभा का दिया हुआ सलवार सूट पहन बाहर आई। उसने दुपट्टे से अभी भी घूंघट लिया हुआ था। यह देख शोभा ने कुछ नहीं कहा और उसे सहारा देकर बेड पर बैठा दिया। मैं एक नौकर से तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भेजती हूँ। खाना खाकर दवाई ले लेना और सो जाना, और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ोन कर किसी भी नौकर को बुला लेना, ठीक है? उसके बाद शोभा भी कमरे से चली गई। अनोखी नम आँखों से बस उससे जाते हुए देख रही थी। क्या अनोखी शोभा का कहा कर पाएगी? क्या शब्द सच में अनोखी की ज़िंदगी नर्क बना देगा? और क्या शेरगिल परिवार अनोखी को अपना पाएगा? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी में। सो गाइस, ये था हमारा 4th चैप्टर। तो अभी हम करने वाले, अभी नेक्स्ट वीडियो में हमारा 5th चैप्टर आएगा, दैट इज़ श्रव्य के शादी करने का कारण। सो गाइस, इस 5th चैप्टर रहेगा। तो गाइस, अब आप लोग मैसेज बने रहिए। बाय बाय गाइस।